हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, मैथ्स का एग्जाम कैसा हुआ है एक बार सभी मुझे ज़रूर बताएं। ऑलराइट, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में सभी एक बार मुझे बता दें कि आपका एग्जाम कैसा हुआ और आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी का एग्जाम काफ़ी अच्छा गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं कहाँ पर, साइंस की तरफ। और आज हो गई हमारी 5, सो 10 को हमारा एग्जाम है। यहाँ पर सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं, सो आप लोग प्रिपेयर हो जाइए। सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा आपको क्या करना है, जितनी भी मेरी साइंस की क्लास है एक बार उन्हें जरूर देख लें, आपको काफ़ी हेल्प वहाँ पर मिलने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट दे रखी है, आपको चेक कर लेना। जैसे कि टॉपिक्स हो गए आपके इलेक्ट्रिक मोटर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा रखा है। दूसरा है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। ऑलराइट, उसमें जो पीरियड के अलावा या ग्रुप के अलावा जो भी वेरिएशंस होते हैं, जो भी ट्रेंड्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो सारी चीज़ें मैंने आपको करवा रखी है। एक बार जरूर देखना, आपका सारा डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। एंड स्टूडेंट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के 2 क्लास ले रखी है, जिसमें मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, होमोलोगस सीरीज, ये सारी चीज़ें आपको बता रखी है। ठीक है, कार्बन की जो वर्सेटाइल नेचर होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखा है। एक बार आप सभी लोग प्लेलिस्ट जाके उन क्लास को देख लीजिए, वहाँ पर ज़्यादा क्लास नहीं है, सिर्फ 10 क्लासेस आप लोगों के लिए ले रखी है। एंड स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बताया, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। ऑलराइट, वो भी मैंने आपको वहाँ पर दे दिए हैं। सो स्टूडेंट, चलिए, तो आज भी आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। एक बार एग्जाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को देख लेना। सो आई होप कि आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा गया होगा मैथमेटिक्स का। सो अभी भी कह रहा हूँ, सभी लोग एक बार प्लीज़ नीचे कमेंट में आप सभी लोग अपने अपने स्कोर मुझे बता दें कि सर मैंने ये स्कोर किया, और जो मैंने पढ़ाया था क्या वहाँ से आया या नहीं। और ये सब मुझे आप लोग बता दें, ठीक है। और आपको पता है जैसे ही टर्म 2 फिनिश होता है हमारा, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, 11th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग इस वीडियो को, लेक्चर को शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। 11th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़नी है अभी हमें। ऑलराइट, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको बता दूं कि अभी हम देखिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रखे हैं, और कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी होंगे जो मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं, तो प्लीज़ एक बार इनको जरूर देखना। आइए, सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक हीटर, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है एंड और एक रेजिस्टेंस वायर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जिनको सीरीज में कनेक्ट कर रखा है 6 वोल्ट बैटरी से, और 6 वोल्ट की बैटरी से सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। करंट थ्रू द सर्किट, सेकंड है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक हीटर, थर्ड क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक वायर। ये सारी चीजें निकालनी है। सो हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं आज की 3 मार्क्स वाले जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ 3 मार्क्स वाले आज मैं आपको करवा रहा हूँ। जितने 3 मार्क्स के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं आज इस क्लास में आप लोग कर लीजिए। कल भी एक क्लास और होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, सो देखिए सबसे पहले आपको बता, यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। सबसे पहले आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है। जब भी कोई रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 करके हम निकालते हैं। ठीक है, ये होता है R इक्विवेलेंट, R टोटल कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। सो सपोज कर लीजिए यहाँ पर जो R1 है वो किसका रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक हीटर का है, जो कि आपको 10 दे रखा है। तो R इज इक्वल टू 10 एंड R2 जो कि क्या है, जो कि आपकी क्या है, वायर है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस वायर है एंड रेजिस्टेंस वायर है जिसका 8 ओम है रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए, सो ये हो गया हमारा देखिए 18 ओम। अब हमें देखिए यहाँ से R इक्विवेलेंट हमारा निकल गया। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करंट थ्रू दी सर्किट। चलिए, सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ आप लोग निकाल सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर से। क्या होता है कि सबसे पहले देखिए I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, ध्यान से ना, पूरे सर्किट की बात कर रहा है अभी। करंट फ्लो थ्रू सर्किट में कौन कौन है, दोनों ही है। ये कौन, इलेक्ट्रिक हीटर भी और जो रेजिस्टेंस वायर है, दोनों हैं। तो इक्वल रेजिस्टेंस का काम यूज होगा यहाँ पर। बैटरी कितनी की है, 6 वोल्ट की, और ये कितना आप लोगों को देखिए 18। सो 6 में से 6 3 जा 18। सो यहाँ से 0.33 एम्पियर की करंट आ गई आप लोगों की। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखना इसका क्या बोल रहा है कि करंट थ्रू, अब किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालनी है। यहाँ पर देखिए
सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस द इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है, तो इसके अक्रॉस पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मतलब कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई होगी, यहाँ पर बात ये कह रहा है। सो V इक्वल टू आई आर से ये भी आप फाइंड कर लीजिए, ठीक है, कहाँ पर, इलेक्ट्रिक हीटर पे, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। देख लीजिए कितना है इलेक्ट्रिक हीटर आपका, V इक्वल टू, अच्छा आई करंट तो वही रहेगी, करंट तो सेम रहेगी 0.33, और क्योंकि पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो कर रही है, आपको पता है क्योंकि सीरीज में भी कनेक्ट हो रखे हैं। ऑलराइट, अब देखिए रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस पूछा है, इसके, सो इनटू 10, इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस यही है, और इससे पता लगता है कि 3 पॉइंट, अगर इसको देखिए 3.3 वोल्टेज, वैसे आपको पता है 0.33 समथिंग आ रही थी, ये 333 तक आएगा, तो आप यहाँ पर 3.33 भी लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है, ये भी आप कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, प्रिपेयर रहिए इसके लिए। और इससे भी खतरनाक क्वेश्चन मैंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़े से लेंथी भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, कहाँ करा रखे हैं, एक बार प्लेलिस्ट चेक करना साइंस की क्लास में, सिर्फ 10 क्लास है, बस एक बार आप उसको आराम से देख लीजिए, बहुत जल्दी आपकी फिनिश जाएंगी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको बहुत ही आराम से, आसानी से समझा रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक वायर क्या है, ये है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर का रेजिस्टेंस ये है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, सो V इक्वल टू आई अगेन 0.33, ठीक है, इनटू कितना 8, V इक्वल टू आई आर निकालना है, तो उसको कर लेना आप सभी लोग, कितना आएगा देखिए, V इक्वल टू आई आर से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक वायर कैसे होगा, सब लोग बताएंगे। यहाँ पर देखिए 824, आराम से करेंगे इसको, V इक्वल टू आई कितना है, करंट 0.33 है, और ये है हमारा रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस है, इलेक्ट्रिक वायर के अक्रॉस क्या रेजिस्टेंस है हमारा, 8 ओम है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.33 इंटू 8, 8 इंटू 4 2 8 से 24 25 26। ऑलराइट फ्रेंड्स, क्या बोला मैंने, देखिए 8 3 जा 24 का 4 2 8 24 26 8 और ये आ गया 2.64 आ गया, तो कितना आ गया यहाँ से, वोल्टेज कितनी आ गई 2.64, कितनी V, इसको जरूर लिखना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, सो ये ऐसे देखिए हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अब आइए स्टूडेंट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। एक हीटर है जो कि 230 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट है, पावर सोर्स है, जो कि 5.5 एम्पियर की करंट वहाँ पर उसमें जा रही है, ठीक है, 5.5 की करंट ड्रॉ कर रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द हीटर बताइए, उसके बाद रेजिस्टेंस बताइए उस हीटर का, और थर्ड पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द हीटर फॉर 20 आवर्स इफ कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कॉस्ट ₹4। देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनिए, पावर का क्या रिलेशन होता है वोल्टेज और करंट से, ये आपको अच्छे से पता होगा, दैट P इज इक्वल टू ऑलवेज V इंटू आई होता है। और अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आप नंबर ऑफ फॉर्मुलेस निकाल सकते हैं, मतलब आपको रिलेशन, अगर पावर का रिलेशन रेजिस्टेंस से चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूँ। देखिए V की इक्वल टू आई आर कर लेना, ठीक है, V इक्वल टू आई आर करेंगे तो आई आर यहाँ पर और I, तो इससे एक रिलेशन और मिल जाएगा आपको, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी होता है, ठीक है। इन केस आपके पास यहाँ पर करंट नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास करंट नहीं है और V और R के बीच में रिलेशन निकालना है, तब आप क्या करेंगे, देखिए इसी में देखिए V तो ऐसे रहने देना, I इक्वल टू V अपॉन R, सो यस, सो दीज आर 3 फॉर्मूलेस जो कि आप सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूले से बना सकते हैं, किससे, इससे। तो इससे ये याद होना चाहिए कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि पावर नहीं दे रही, आपकी करंट पूछ रहा है, तो करंट पूछ रहा है, और आपको यहाँ पर देखिए वोल्टेज गिवन है 230, ऑलराइट, एंड आपकी जो करंट है वो 5.5 एम्पियर की है, ठीक है। सो P इज इक्वल टू, ठीक है, सब लोग देख लीजिए, V इंटू आई, ठीक है, V इंटू आई करके फटाफट से लगा दीजिए। V कितनी है आपकी 230 और करंट कितनी है 5.5, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, पॉइंट काटा और नीचे 10, 0 से 0, सो 23 को 55 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 से 15 का 5 1, 5 to 10 में 11 का 11, ऑलराइट, फिर से 5 1 1, सो 5 6 2, सो देखिए स्टूडेंट्स 1265, सो पावर, यस, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। अगर इसको किलोवाट में चेंज करना हो तो आप इसको 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो यस, दिस इज अवर राइट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है, इसके अंदर क्या पूछा गया, रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर। अब उस हीटर का रेजिस्टेंस निकालिए। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास दो तरीके, या तो आप पावर से निकाल लीजिए,
ठीक है, या आप ओम्स लॉ से निकाल लीजिए। ओम्स लॉ काफ़ी आसान होता है, आपको पता है जैसे कि, ठीक है। और रेजिस्टेंस निकालना तो यस, बाय ओम्स लॉ मैं रेजिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। सो V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर मुझे R निकालना है तो मैं V/I करूँगा, ये तो आपको भी पता है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस निकालनी है, आपका हीटर का रेजिस्टेंस निकालनी है। सो V कितना आपका देखिए यहाँ पर आपका 230। करंट हाउ मच इज करंट, हियर द करंट इज 5.5। अब इस बार क्या हो रहा है, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए फटाफट करना, इसको ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है इनमें, ठीक है। 5 × 5 5 × 5 5 4 20, 5 से 30 हो गया। चलिए अब रेजिस्टेंस कितना है देखते हैं, 4 × 60/11, 11 4 जा 44, 2 बचा। देखिए 11 4 जा 44, 2 बचा, फिर 11 1 जा 11, ठीक है। ऐसे करके 41.8 समथिंग आ रहा होगा इसका आंसर, यस 41.82 समथिंग आ रहा है, आप लोग लिखे ना। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 41.82 ओम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है उसको देखिए आराम से। यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा जब भी आपको यहाँ पर देखिए क्या निकालनी होती है ना, एनर्जी। सो आपको पता है कि एक चीज हमने पढ़ रखी कि पावर जो होता है वो वर्क डन पर यूनिट टाइम भी होता है, जिसमें कि वर्क डन को हम एनर्जी भी लिख सकते हैं, आपको पता है। सो वर्क डन का मतलब एनर्जी होता है, ठीक है। सो क्यों ना मैं P इक्वल टू इसको E/T लिख लूँ। अब यस, सो यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला आ गया अब हमारा P × T, बिकॉज वर्क डन कहो या एनर्जी कहो, ठीक है, इनकी यूनिट्स तो जूल ही होती है ना, और उनको एनर्जी कहते हैं, ठीक है। सो E इक्वल टू P × T, यस। सो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना आपसे, अगर जब भी आपको कमर्शियल यूनिट का जो ये बिजली का जो बिल आता है, ये किस में आता है, हमेशा ध्यान से सुनना, किसमें ये किलोवाट आवर्स में मेजर होता है पहले, क्योंकि उसी के हिसाब से क्या चलता है, उतने यूनिट, जैसे 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट के ही कुछ कॉस्ट होती है, जैसे 1 यूनिट का इतना खर्चा आएगा। 1 यूनिट में अगर आपके घर में बिजली का बिल 1 यूनिट आया होगा तो आपके 5 रुपये लगेंगे या फिर 6 रुपये लगेंगे। अगर 10 यूनिट आएगा तो ऐसे फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 रुपये लगेंगे, इस तरीके से, ठीक है। सो ध्यान देना कि ऑलवेज दैट 1 किलोवाट आवर इज ऑलवेज इक्वल टू 1 यूनिट, ऑलराइट। सो मेक श्योर द यूनिट शुड बी इन किलोवाट आवर, ऑलराइट। सबसे पहले यही ध्यान देना आप लोगों को। सो एनर्जी इज इक्वल टू P × T होता है, तो एनर्जी निकालना है। पावर कितनी है आपके पास 1265, ये देखिए 12, क्योंकि अभी आपको सबसे पहले ये ध्यान देना, देखिए इसमें क्या बोला है ना क्वेश्चन ने, क्वेश्चन इज आस्किंग दैट कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग दिस हीटर फॉर 20 आवर। अगर ये हीटर 20 घंटे के लिए चल रहा है, ठीक है, और 1 यूनिट, यहाँ ध्यान देने, इफ कमर्शियल इलेक्ट्रिकल यूनिट कॉस्ट ₹4, मतलब अगर 1 यूनिट बिजली का बिल आ रहा है आपको तो 1 यूनिट का 4 रुपये लग रहे हैं, और ये 20 घंटे ये इलेक्ट्रिक हीटर चल रहा है, ठीक है, 20 घंटे इलेक्ट्रिक हीटर चल रहा है, तो कितना खर्चा आएगा। चलिए 1 यूनिट निकालना, मतलब आपको पहले किलोवाट आवर निकालना है, इससे पता लग जाएगा कि आपके पास कितनी यूनिट खर्च हो रही है बिजली, ठीक है, तो 20 घंटे में। सो एनर्जी तो हो गया पावर विच इज इन द वॉट, सो मेक श्योर इट विल कन्वर्ट इनटू द, यस, ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोवाट में, ठीक है। टाइम इज ऑलरेडी गिवन इन द आवर्स, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ नहीं था, इसको इससे ब्रेक कर लीजिए। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखना, हाँ, तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, इससे मैंने इसको काट दिया, ठीक है, 20 घंटा, ये 20 घंटे हो गए। अब जो भी आंसर आएगा वो आपको पता है किलोवाट आवर्स में होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 5 10, 1 2 6 5 इंटू 2 5 10 0 1 2 6 2 13 3 1 2 4 1 5 2 2, यस, द आंसर इज 2530, ऑलराइट। अभी देखिए ये हमारा आधा आंसर आया है, ठीक है, 2530, ठीक है। कितना आया देखिए यहाँ पर से, इसको मैं काटता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ हमें अभी क्या दे रहा है, किलोवाट आवर दे रहा है। कितना आया था, ओहो, 2530 1 2 3 0 4 5 2530, यस 2530 आया था, एंड नीचे 100 भी है, यस, क्लियर है। इससे इसको काट दीजिए स्टूडेंट्स, काट दिया, सो देखिए कितना आया, 25.3 किलोवाट आवर आ गया है, ऑलराइट। अब देखिए 25 किलोवाट आवर का मतलब ये एक, यहाँ मतलब 1 किलोवाट में इतनी यूनिट, सो इतने किलोवाट इज इक्वल टू कितने यूनिट, 25.3 यूनिट्स, ऑलराइट। मैंने आपको बता दिया क्योंकि 1 किलोवाट आवर क्या होता है, हमेशा 1 यूनिट होता है। अब आपको क्या दे रखा है कि 1 यूनिट बिजली का खर्चा कितना है, 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है,
1 यूनिट का ₹4 है। सो आपके पास कितनी है 25.3 है, तो इसको 25.3 इंटू 4 कर लेना। 4 से डाल का 2 1 4 21, ठीक है, यस 4 से डाल का 2 1 4 20 4 5 21 2 49 10, यस। सो ये आ गया आपका 101 दशमलव मतलब 101 रुपीज़। इतने आपके रुपये लगेंगे भाई साहब, देख लो। ये है आपका इसका करेक्ट आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना। 3 मार्क्स आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बाकी जो भी इसका यहाँ पर थ्योरिटिकल पार्ट होगा मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे दूंगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है और इस साइड पे इसका आंसर है। ऑलराइट, मैं इसको समझाऊंगा अच्छे से। बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन है इसका, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यान सुनिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और ये हैंड रिटन है, ठीक है, ये दिस इज माय ओन हैंड राइटिंग। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इट इज पॉसिबल दैट द ट्रेट इज इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस। देखिए क्या ये पॉसिबल है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर तो हो गए, ठीक है, ट्रांसफर तो हो गए बट एक्सप्रेस नहीं हो रहे, यही कह रहा है क्वेश्चन। ट्रेड्स कहाँ से ट्रांसफर होते हैं पता है ना आपको। देखिए जैसे कि पेरेंट्स से उनके बच्चों में, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। पेरेंट्स से मतलब प्रोजेनिस में, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर ट्रांसफर हो गए मतलब इनहेरिटेड है, इट इज पॉसिबल द ट्रेट इज इनहेरिटेड, ट्रेट ट्रांसफर हो गए, कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफर हो गए पेरेंट्स से, कहाँ, उनके बच्चों में, बट वो एक्सप्रेस नहीं हो रहे। तो क्या ऐसा है पॉसिबल, ये आपको एक एग्जांपल से जस्टिफाई करना है। यस, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा आपको पता है, मेंडल वाला। बिल्कुल ये क्वेश्चन आया तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट जो था ये वाला, कौन सा, पी प्लांट से। क्या क्या था, टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट लिए थे। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं, यहां आपको पता चल जाएगा। तो पहले तो आप लिखना, यस इट इज पॉसिबल दैट द ट्रेट इज इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड। फॉर एग्जांपल व्हेन प्योर टॉल पी प्लांट्स, देखिए मैं आपको बताता हूं, प्योर टॉल पी प्लांट्स का एक जीनोटाइप ले लेते हैं कि डबल टी, हम डिनोट करते हैं इसको डबल टी से। ये जीनोटाइप है क्या, एक प्योर टॉल पी प्लांट का, ठीक है। मैंने कहते हैं ये टॉल प्लांट्स हैं आपके पास, ठीक है, पीक। अब एक चीज और है कि मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर पी प्लांट का, यहाँ पर देखिए आपको पीसम सेटिवम करके एक नाम है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम किसका, पी प्लांट, मतलब पी का पीसम सेटिवम करके नाम होगा। ये इस तरीके से देखना आप लोग के क्वेश्चन में, क्या पता पूछ ले आपसे, पीसम सेटिवम, ठीक है। बाकी आपका अपना प्रोनाउंसिएशन है, आप जैसा करते हैं, पाइसम सेटाइवम जो भी बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये आप लोग सभी लिखना पीसम करके, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका पूछा सकता है कि उस जिस क्या कहता है मेंडल ने जिस प्लांट पे जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका साइंटिफिक नेम क्या था, ये आपसे पूछा सकता है, जो कि पीसम सेटिवम करके है, PISUM SATIVUM, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं आप क्या कराते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, व्हेन प्योर टॉल पी प्लांट्स, ये प्योर टॉल पी प्लांट्स हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको। यहां पर लिखता हूं, ये मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट प्लांट्स है ना, उनका जीनोटाइप है, मतलब मैंने इसको इससे डिनोट कर दिया कि ये क्या है, शॉर्ट है, मतलब ड्वार्फ है, मतलब छोटे हैं। ये छोटे प्लांट्स है, ये बड़े प्लांट्स है। जब इनका मैंने क्रॉस कराया, सेल्फ लिंकिंग कराई, आपको पता है ना, तो क्या मिलेगी मुझे, एक F1 जनरेशन मिलेगी। वो कैसे मिलती है आपको पता है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से। सभी लोग ध्यान सुनना, कैसे करते हैं आपको पता है, ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे होती है इनकी। देखिए पहले इनके गैमेट्स फॉर्म करते हैं हम, ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3, देखिए गैमेट्स फॉर्म हो गए। अब देखिए ना एक चीज और होता है यहाँ पर, वो आपको क्या है, क्या होता है पता है आपको, पुनेट स्क्वायर में होता है। इन चीजों को पुनेट स्क्वायर में भी आप लोग समझा सकते हैं अच्छे से। बस कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए क्या कराइए, आप क्रॉस करा दीजिए ना, ये देखिए इसको इससे कराते हैं पहले, टी का इस टी से, ठीक है, इसका देखिए, फिर क्या, इसी टी का इस टी से करा दीजिए, क्या मिला, ये देखिए, ठीक है। अब फिर इसी टी का इस टी से करा दीजिए, ये मैंने करा दिया, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। फिर इसी टी का इस वाले टी से भी करा दीजिए। यहां पर एक चीज आपको ऑब्टेन होगी, दीज आर द F1 जनरेशन प्रोजेनीज, ठीक है। F1 जनरेशन प्रोजेनीज जिसको हम कहते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन भी कहते हैं। ये हमारे गैमेट्स हो गए, ये हमारे पैटर्नल मैटरनल टाइप, इसको समझ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। पैटर्नल गैमेट्स, मैटरनल गैमेट्स टाइप के, सॉरी ये पैटर्नल गैमेट्स एंड मैटरनल गैमेट्स ये हो गए, और ये हमारे जीनोटाइप्स हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी कुछ जीनोटाइप दिख रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पर, एक चीज और अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर होता क्या है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ओनली टॉल पी प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड इन द F1 जनरेशन। क्यों कह रहा है खाली F1 जनरेशन में टॉल पी प्लांट्स है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब भी कैपिटल टी आपको दिखेगा ना कहीं,
तो वही एक्सप्रेस करेगा क्योंकि वो डोमिनेंट होता है। ऑलराइट, ध्यान सुनो, उसके सामने स्मॉल टी कुछ भी नहीं है। मतलब यहां पर आप ध्यान सुनिए, ये सारे के सारे क्या शो करेंगे, ये क्या शो करेंगे कि ये क्या है, सारे के सारे टॉल प्लांट्स है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, जब भी आपके पास इस तरह से देखिए जीनोटाइप में अगर टी और टी है, इसका मतलब यस ये क्या है, टॉल है, ठीक हो गया। जब आपके पास टी और टी है तब भी ये क्या होगा, टॉल ही कहलाया जाएगा, क्योंकि यहां पर देखिए बड़े वाले की चलेगी, इस तरह समझ सकते हैं आप, ठीक है। छोटा वाला टी है, ये होता है रिसेसिव ट्रेट, जो कि सप्रेस्ड हो जाता है, मतलब झुक जाता है, मतलब आप समझ सकते हैं कि इसके उसकी जो है नहीं चलती इस बड़े टी के सामने, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। सो यहां पर ध्यान देना, ये कैपिटल टी हमेशा डोमिनेंट ही होता है और यही अपना फिजिकल अपीयरेंस दिखाएगा कि यस मैं टॉल हूं। ऑलराइट, यस मैं टॉल हूं, ये भी टॉल है, ये टॉल है। देखिए इसके सामने स्मॉल टी की नहीं चलेगी, तो ये क्या शो करेगा, कैपिटल टी ही शो करेगा। मतलब कि ये यहां पर मैं बता दूं आपको, ये क्या शो करेगा कि यस कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है, ये अपने को एक्सप्रेस करेगा, हाँ कि मैं हूं यहां पर तो मैं ही एक्सप्रेस हूंगा, मतलब मैं ही हूं तो मैं टॉल हूंगा, बस हो गया। सो ये टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ठीक है। अब ये कब दिखेगा, अब देखिए यहां पर हुआ ना, बताइए। देखिए टॉल प्लांट्स, इसका मैंने इसका से क्रॉस तो कराया, यस हमारे पास दिख तो रहे यहाँ पर कि क्या है, हमारे पास शॉर्ट प्लांट भी थे, बट हमें शॉर्ट प्लांट्स दिखे नहीं। अब ये शॉर्ट प्लांट्स कहाँ दिखेंगे आपको, F2 जनरेशन के अंदर दिखेंगे। अब बताए आपको कैसे दिखेगा शॉर्ट प्लांट, जब दो स्मॉल टी साथ में आएंगे तब आपको ड्वार्फ दिखेगा। मतलब शॉर्ट मतलब ड्वार्फ भी ड्वार्फ ही होता है। ऑलराइट, देखिए द ट्रेड फॉर ड्वार्फनेस वाज प्रेजेंट। देखिए यहां पर कोई ड्वार्फनेस है ही नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा, कैपिटल टी हमेशा क्या पड़ता है, भारी पड़ता है इस पर स्मॉल टी पर। क्योंकि अब ये कैपिटल टी यहाँ पर कैपिटल टी ही, कैपिटल टी का जो भी यहाँ पर अपीयरेंस है, मतलब वो क्या दिखाएगा आपको, कैपिटल टी क्या दिखा रहा है आपको, देखिए यहाँ पर कैपिटल टी क्या रहा है, ये टॉल दिखा रहा है आपको, और ये क्या दिखा रहा है आपको, शॉर्ट दिखा रहा है। क्लियर है, ये शॉर्ट दिखा रहा है, ये टॉल दिखा रहा है। अब चाहे डबल टी हो टॉल ही होगा, एक टी के साथ स्मॉल टी हो तब भी टॉल ही होगा। लेकिन शॉर्ट कब आएगा, जब दो स्मॉल टी साथ में आएंगे तब जाके आपका ड्वार्फ प्लांट या फिर शॉर्ट प्लांट आपको दिखेगा इस समय, ठीक है। इसमें दिखेगा आपको शॉर्ट प्लांट। स्टूडेंट्स क्लियर है, चलिए। सो देखिए यही होता है, ये रिसेसिव ट्रेड होते हैं, ये स्मॉल टी ये जो होते हैं ना रिसेसिव ट्रेड, ये होते हैं डोमिनेंट ट्रेड, ठीक है। जो कैपिटल टी होता है वो डोमिनेंट ट्रेड कहलाया जाता है, और जो स्मॉल टी होता है वो रिसेसिव ट्रेड कहलाया जाता है, ठीक है। जो कि जिसमें कि स्मॉल टी क्या होता है, सप्रेस्ड होता है, और डोमिनेंट जो मतलब कैपिटल टी क्या होता है, एक्सप्रेस्ड होता है, मतलब कैपिटल टी एक्सप्रेस करेगा अपने को, ठीक है। यही सब बात है। आई होप कि आपको क्लियर होगा ये सब कुछ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऑल टॉल प्लांट्स इन F1 जनरेशन, ये हमारी F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट्स हमें दिखे गए। क्लियर है। अब एक काम करता हूं, कोई भी दो प्रोजेनी उठा के उनकी क्रॉस कर दीजिए, उनको क्रॉस कर दिए, मतलब F1 प्रोजेनिस के कोई भी आप लोग यहाँ पर दो इस तरह से ले सकते हैं, प्रोजेनिस ही होते हैं, ठीक है, प्रोजेनिस कहते हैं, या फिर उनको आप डॉटर सेल्स कह लीजिए, इस तरीके से कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। ये बच्चे हो मान लीजिए, और ये बच्चे हो गए, इस तरीके से सारे के सारे टॉल दिख गए, ठीक है, इस तरह से मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस F1 जनरेशन को उठाते हैं। देखिए इसके F1 जनरेशन में कौन था, कौन कौन थे, डबल टी स्मॉल टी, डबल टी स्मॉल टी। अब इनको क्रॉस कर लीजिए, मतलब F1 जनरेशन में जो थे, ठीक है, कौन कौन थे, डबल टी स्मॉल टी, टी और टी। अब देखिए ये है, इस बार इनकी क्रॉस कराइए। जब हम F1 जनरेशन को क्रॉस कराएंगे तो पहले इनके गैमेट्स होंगे, लीजिए एक टी और एक स्मॉल टी, फिर एक टी और फिर एक स्मॉल का टी। अब फिर से देखिए क्या कहा मैंने, यहाँ देखिए वही हुआ, देखिए बट कुड नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेड की प्रेजेंस में अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। कौन, ये ड्वार्फनेस, ठीक है, मतलब ये द ट्रेड, हाँ ट्रेड फॉर ड्वार्फनेस जो भी ट्रेड था वो प्रेजेंट था तो सही, बट एक्सप्रेस नहीं कर पाया था। कहा ना मैंने, प्रेजेंट तो था, देखिए स्मॉल टी था तो सही, बट क्या हुआ यहाँ पर अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, क्योंकि पहले कौन था, डोमिनेंट, मतलब उसमें कैपिटल टी भी था जो कि एक्सप्रेस होता है और डोमिनेंट होता है, अपने को आगे रखेगा, ठीक है, उस पर भारी पड़ता है वो, ठीक है, यस। सो कैपिटल टी वहां पर जहां भी कैपिटल टी और स्मॉल टी दिख रहा है तो वहां पर क्या है आपके पास, टॉल है, ठीक है, समझ गए आप सब लोग। चलिए अब इनकी क्या कराइए, यहां पर देखिए फिर से इनकी क्रॉसिंग कराइए, गैमेट्स फॉर्म हो गए, अब क्रॉस कराइए। तो देखिए इसका इससे कराता हूं, ठीक है, सो मिलेगा कैपिटल टी। अब इसका इसी से कराता हूं तो क्या मिलेगा, टी टी
इसका इससे कराएं तो क्या मिलेगा देखना, हाँ बताइए क्या मिलेगा, टी एंड टी मिलेगा। और इसका इससे कराएंगे, ये देखिए यस है तो सही, ठीक है तो सही, बट एक्सप्रेस नहीं हो पाया था F1 जनरेशन में। कहाँ मिला हमें ये सब, F2 जनरेशन के अंदर मिला, ठीक है। ये कहाँ मिला मुझे, F2 जनरेशन के अंदर। जो ड्वार्फनेस थी प्लांट की, जो शॉर्ट प्लांट स्टार्टिंग में मैंने लिए थे, वो कहाँ दिखे आपको, लास्ट में यहाँ दिखे, ठीक है, इसमें दिखे। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा। देखिए ऑन सेल्फिंग द टॉल प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन, क्योंकि वो सारे टॉल ही थे, ये सब टॉल ही है, ठीक है। इनके मैंने कोई दो उठाए, उनको क्या कर दिया मैंने, इस तो बहुत होंगे, आप हर किसी को उठाएंगे तो ऐसा ही मिलेगा। ऑन सेल्फिंग द टॉल प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन, देखिए F1 जनरेशन के टॉल प्लांट्स को मैंने क्या करा, लिंक कराया, लिंकिंग हो गई, तो गैमेट्स फॉर्म करे, उसके बाद ये लिंकिंग हो गई सब, ठीक है। क्या बोला गया है, एंड ड्वार्फ प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड इन द F2 जनरेशन, यस ड्वार्फ प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड, ये देखिए हो गया, हमें ड्वार्फ प्लांट मिल गया अब, क्योंकि ये अब अकेला, अब तो इसके आगे डोमिनेंट वाला है ही नहीं। जो ट्रेड था कौन था, जिसको हम कैपिटल टी कह रहे थे, डोमिनेंट वाला नहीं है यहाँ पर दोनों ही रिसेसिव है, तो ये रिसेसिव है, ठीक है। तो ये क्या शो करेगा, शॉर्ट शो करेगा, मतलब ड्वार्फनेस शो करेगा कि हाँ यहाँ पर प्लांट है, छोटा प्लांट मिल गया आपको, ठीक है। बाकी ये सारे मैंने आपको बताया था, देखिए कैपिटल टी है चाहे स्मॉल टी हो, चलेगी किसकी, कैपिटल टी की चलेगी, जो कि डोमिनेंट होता है। और कैपिटल टी क्या होता है, टॉल, कैपिटल टी का मतलब टॉल, तो ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये तो वैसे ही टॉल, ठीक है। सो तीन टॉल के साथ एक ड्वार्फनेस आता है। तो ये भी आपसे पूछा सकता है कि इसका फिनोटाइपिक रेशियो, व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो भी कहते हैं इसको, वैसे फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 3:1, तीन टॉल के साथ एक शॉर्ट। नाउ व्हाट इज द जीनो, देखिए फिनोटाइपिक मतलब जो बाहर से आपको दिख रहा है, इसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, देखिए बाहर से कि हमारे पास तीन, मेरे को ऐसे दिख रहे हैं कि तीन टॉल प्लांट्स हैं और एक शॉर्ट है, तो फिनोटाइपिक यही हो गया, उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में पता लगाना, ठीक है। 3 टॉल के साथ एक शॉर्ट। बट यस जीनोटाइपिक मतलब ये जो आपको दे रखे जीनोटाइप, देखिए कौन है ऐसे, तो डबल टी वाले कितने हैं, अगर मैं जीनोटाइपिक पूछूं उसका, इफ आई एम आस्किंग जीनोटाइपिक रेशियो, सो आप क्या कहेंगे, देखिए ध्यान से सुनना सभी लोग। एक तो सिंगल ऐसा जो डबल टी वाला है, ठीक है, दो ऐसे हैं इस तरीके, देखिए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाले, और एक सिंगल ऐसा है जिसमें क्या होना, दोनों के दोनों स्मॉल टी हैं। तो यस, सो ये हो गया जीनोटिपिक रेशियो, यस ये क्या हो गया, जीनोटिपिक रेशियो हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर होगा। तो यही है बस सब कुछ, देखिए यहीं से पता लगता है, देखिए मैंने लिख दिया ना 3:1 में, तो दिख रहा है आपको, ठीक है। रीअपीयरेंस ऑफ ड्वार्फ करेक्टर, ठीक है, देखिए रीअपीयरेंस ऑफ अ ड्वार्फ करेक्टर, अ रिसेसिव ट्रेट इन F2 जनरेशन, देखिए रीअपीयरेंस हो गया ड्वार्फ करेक्टर का, ठीक है, F2 जनरेशन में हो गया, ठीक है। अ रिसेसिव ट्रेट इन F2 जनरेशन शोज दैट, ये दिखाता है कि क्या, देखिए यहां पर आया ना, तो इसने क्या दिखाया, शो दैट द ड्वार्फ ट्रेट वाज प्रेजेंट इन इंडिविजुअल ऑफ F1, यस वो जो F1, देखिए ये हर किसी, मतलब हर एक प्रोजेनी में दिख तो रहे थे आपको, ये देखिए स्मॉल टू दिख तो रहा था, बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, ठीक है। यहाँ देखिए इंडिविजुअल ऑफ F1 मतलब जो F1 जनरेशन में जितनी भी प्रोजेनीज थी आपके पास, ऐसे वाले 1 2 3 4 और 2 और थे ना, तो क्या था उसमें, थे तो सही, हर एक इंडिविजुअल में इस तरह के, ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, हर एक इंडिविजुअल में देखिए ड्वार्फ ट्रेट था, शॉर्टनेस ट्रेट थी, बट क्या हुआ यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं, बट इट डिड नॉट एक्सप्रेस्ड, इट गॉट सप्रेस्ड, ठीक है। सप्रेस मतलब झुक गया, मतलब नहीं दिखा, छुप गया, मतलब ठीक है, इस तरह छुप गया समझ सकते हो। इट गॉट सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट की प्रेजेंस में, ये डोमिनेंट ट्रेट है, इसकी प्रेजेंस में ये छुप गया, ठीक है, था तो सही पर छुप गया, लेकिन दिखा कहाँ, F2 जनरेशन के अंदर दिखा आपको। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, यही सारा कुछ लिखा गया है। अब मैं बढ़ता हूं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जल्दी से आइए। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने अभी किया जस्ट, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, वो आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाएगा। द जीनोटाइप, एक क्वेश्चन है कि जीनोटाइप ऑफ ग्रीन स्टेम टोमेटो प्लांट्स को डिनोट कर रखा है डबल जी से, ठीक है। यहां ध्यान देना, इस समय ये है आपका ग्रीन, क्या अपीयरेंस है इसका, ग्रीन, ठीक है। और मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहते हैं जिसको हम, एंड दैट ऑफ पर्पल स्टेम्ड टोमेटो प्लांट, ठीक है, पर्पल स्टेम्ड है, इसको डिनोट कर रखा है डबल जी से, ठीक है। ये क्या है आपका पर्पल, ठीक है, पर्पल नहीं पर्पल, ठीक है, PURPL। देखिए अब वो वाली बात हो गई, when these two are cross what color of stem would you expect in their F1 प्रोजेनीज में, ठीक है, F1 प्रोजेनीज में, ठीक है, आपको कौन सा इसमें क्या क्या कह रहा है,
व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट, व्हाट कलर वुड यू एक्सपेक्ट। अरे ये तो सिंपल हो गया। चलिए मैंने अभी आपको बताया था ना ऐसे ऐसे करके गैमेट फॉर्म करना। अब एक नए तरीके से बताऊँ, ये हो गया पुनेट स्क्वायर। देखिए पुनेट स्क्वायर होता है, ठीक है। आप इससे जितने कितने हैं देखिए यहाँ पर कितने गैमेट फॉर्म हो सकते हैं, 1 2 3 4, तो 4 वो ब्लॉक बनाना इस तरीके से। यहाँ लिखना कैपिटल जी, यहाँ भी कैपिटल जी, यहाँ स्मॉल जी, यहाँ स्मॉल जी, ठीक है। देखिए ये देखिए आया इस तरह से फ्यूज़ कराइए, ये फ्यूज़ कराया, ये भी फ्यूज़ कराया और ये भी फ्यूज़ कराया। ये अलग तरीका है, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप क्या कह रहा है, ये हो गई हमारी, ये क्या हो गया, एक प्रोजेनिस हो गई, F1 प्रोजेनिस हो गई, ठीक है। ये F1 प्रोजेनिस हो गई आपकी। और इसमें आपको कौन सा कलर दिखेगा, फिर वही देखिए मैंने क्या कहा, नहीं चलेगी भाई किसकी, स्मॉल जी की नहीं चलेगी। यहाँ पर वो रिसेसिव है, वो झुक जाएगा डोमिनेंट के सामने, ठीक है, सप्रेस्ड हो जाएगा। तो किसकी चलेगी यहाँ पर, इस वाले की, जो कि डोमिनेंट है यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल जी। ये अपना बिहेवियर शो करेगा कि ये इतना पावरफुल है, इसका कलर ऐसा है, इस तरीके से, ठीक है। तो यस, ये जी और जी के सामने सिर्फ जी ही शो होगा, ये ध्यान देना। जी का जो भी है यहाँ पर अपीयरेंस है, क्या है, ग्रीन। यस, सो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, ग्रीन ही दिखेगा, इसका आप ध्यान देना, ठीक है। तो व्हाट कलर वुड यू एक्सपेक्ट, हमें क्या दिखेगा यहाँ पर, ग्रीन ही दिखेगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए सो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि जो कैपिटल जी होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस तरीके से, जैसे वहाँ पर था। तो जी क्या होता है, डोमिनेंट, इसको डोमिनेंट ट्रेट हुआ। और इसमें जो स्मॉल जी होता है, ये होता है रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट। अब देखिए एक चीज़ और बता दूं आपको, डोमिनेंट क्या होता है, एक्सप्रेस होता है, ये क्या होता है, सप्रेस्ड होता है, ठीक है। और ये जी स्मॉल जी तभी एक्सप्रेस होता है जब 2 स्मॉल जी साथ में हो। मतलब ये अपना जो भी है इसका अपीयरेंस जो भी है, जैसा पर्पल है कलर तभी शो करेगा जब 2 जी साथ में होंगे। और एक कहाँ दिखाएगा आपको पता है, F2 जनरेशन के अंदर। ऑलराइट, चलिए अब आपका यहाँ पर आप एग्जांपल तो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया ग्रीन, आपका ग्रीन आंसर हो गया पहले वाले का, तो ये तो आपको पता चल गया आई थिंक। सेकेंड वाला कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्पल स्टेम्ड प्लांट्स इन द F2 जनरेशन, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्पल स्टेम प्लांट। अब देखिए F2 प्रोजेनिस में आपको पता है ना कि अगर हम जीनोटाइपिक हम यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो बताएं तो क्या होता है, 3:1 होता है, ठीक है, F2 जनरेशन के अंदर। सो इसमें मतलब 3 तो क्या हो, 3 क्या है इसके हिसाब से, 3 ग्रीन और 1 पर्पल। सो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्पल स्टेम प्लांट की कितनी परसेंटेज है। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं आपको पता है, किसकी निकालनी है, पर्पल की निकालनी है। अब थोड़ा बहुत मैथ्स हर जगह आती है, तो कोशिश करना कि 11th में मैथ्स ही लेने की कोशिश करना, ठीक है। PCB लोगे तो फिजिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम होगी फिर, क्योंकि कुछ पार्ट है मैथमेटिक्स का, इंटीग्रेशन डेरिवेशंस होते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता हो। अभी तो नहीं पता है, खैर कोई बात नहीं, पूछना अपने सीनियर से, ठीक है। सो देखिए पर्पल, बाकी आपकी चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पर्पल इज इक्वल टू, अच्छा पर्पल के परसेंटेज निकालना, परसेंटेज ऑफ पर्पल, तो हम क्या लिखेंगे, पहले ऊपर ये जिसकी निकालनी अपॉन टोटल 3 + 1 4, ठीक है, इनटू 100। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 25%। और सिमिलरली आपसे पूछा हो अगर किसकी, ग्रीन की, ग्रीन की क्या होगी, देखिए ग्रीन की 3/4 इनटू 100, ठीक है। ये कितना आ गया, 75%, ये भी आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है, देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना है, यही ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। बिल्कुल F2 के जो फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 दिखाना इस तरीके से। मतलब यहाँ पर फिनोटाइपिक है F2 जनरेशन में लिखा है, क्वेश्चन ने खुद ही लिखा है, तो फिनोटाइपिक लिख देना सीधे, ये फिनोटाइपिक है। इसका फिनोटाइपिक क्या है, 3:1 है, जिसमें कि 3 क्या है आपके, देखिए ग्रीन है और 1 क्या है, पर्पल है। ऑलराइट, तो रेशियो बताना है तो जिसका पहले बताना, पर्पल का बताना है तो पर्पल ऊपर, नीचे कितना टोटल 3 + 1 4 करके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले। अच्छा सॉरी एक चीज और है, इन व्हाट रेशियो वुड यू फाइंड द जीनोटाइपिक ऑफ GG एंड GG, ठीक है। आपको जीनोटाइपिक किस रेशियो में दिखेगा, तो पहले तो आप ध्यान देना, सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो आपका हो गया 25%। थर्ड कह रहा है कि ये बताइए हमें, देखिए क्या क्या दिखता है, आपको पता है ना अच्छे से, हमें 1:2:1 दिखता है, ठीक है। जैसे कि आप एक आता है GG, इस तरीके से GG आएगा, फिर आएगा आपका इस तरीके से 2G, इस तरीके से आएंगे, और 2G ऐसा आ जाएंगे। अब इनके जीनोटाइपिक रेशियो पूछूं तो 1, ये दो तरह के ऐसे हैं और एक ऐसे। सो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बताइए रेशियो इसका इससे कितना रेशियो है पूछ रहा है। तो ये तो 1 है, बाकी ये कितना है, 2 है, तो 1:2 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, 1:2। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए तो ये आपसे पूछ रहा है कि इसका रेशियो, हाँ ये पूछ रहा है आपसे, ये बताइए कह रहा है
डबल जी का इस कैपिटल जी और स्मॉल जी से क्या रेशियो होगा, तो 2 ये हैं, 1 ये है। अब पूरा पूछा हो तो रेशियो 1:2:1। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट जल्दी से आइए, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और इसको कर लेना थोड़ा सा। एक ऐसा क्वेश्चन है, देखिए एक एलिमेंट x है जो कि बिलोंग कर रहा है 17th ग्रुप पर और पीरियड 3rd पर है, ठीक है। एलिमेंट x है जो 17th ग्रुप का है एंड 3rd पीरियड का है। कौन होगा था ये 17th ग्रुप, मतलब कौन सी, यहाँ पर आपको पता होगा, ठीक है। 17th ग्रुप है, देखिए तो ये 17th ग्रुप का अगर 3rd पीरियड है तो इससे पता लग रहा है क्या, 3rd पीरियड मतलब 3 शेल होंगे यहाँ पर K, L एंड M, ये तो सही हो गया, ठीक है। अब 17th ग्रुप में है, ठीक है, 17th ग्रुप में है तो एक काम करते हैं, देखिए सो ये हमें पता लग रहा है यहाँ से। आपसे पूछा क्या क्वेश्चन ने, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट एंड इट्स वैलेंसी। अच्छा 17th ग्रुप में है तो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन 2, 8 और 7, यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट वाले का, ठीक है। और इसकी वैलेंसी लिखनी है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आप देखिए यहाँ से लेगा, गेन करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी है तो यस ये क्या है, वैलेंसी कितनी है इसकी, 1 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नहीं सॉरी गेन करेगा, ठीक है। यही होती है आपकी। या फिर आप आउटरमोस्ट शेल कितने हैं, 5 से ज़्यादा होते हैं तो वैलेंस शेल में 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप क्या करते हैं मुझे बताइए, ठीक है। क्या होता है वहाँ पर उस केस में बताइए, आप 8 में से माइनस करते हैं वैलेंसी निकालने के लिए, तो 8 माइनस कर दिया। वैसे 5 से स्टार्ट होता है, अगर 5 होगा तो 8 - 5 करके 3 कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए 5, 6, 7, 8 करके होता है। अब देखिए यहाँ पर अब 1 से लेके 4 तक तो वही रहता है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 रहेगा। जैसे 5 आ जाएगा तो 8 - 5 हम कर लेंगे, क्लियर है। 6 आ जाएगा तो 8 - 6 कर लेंगे। नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में तो उसको लूज करना आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन लेने से ज़्यादा उसको लूज करना आसान है एक इलेक्ट्रॉन को, तो एक उसकी वैलेंसी हो गई। इस तरीके से समझ सकते हैं। नहीं तो आपको मैंने बता रखा है 1 से लेकर 3 तक तो वही रहेगा, 4 तक 1, 2, 3, और वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से हैं, ठीक है, तो 4 ही वैलेंसी होगी, 3 है तो 3 वैलेंसी होगी, 2 है तो 2 ही होगी, 1 है तो 1 ही होगी। अब जैसे 5 पे पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगी, वैलेंसी 5 नहीं, वैलेंसी कितनी आएगी, ऐसे चलती है वैलेंसी 1, 2, 3, 4, फिर 3, 2, 1, इस तरह से चलती है, आपको पता है, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर देखना, फिर आपकी क्या हो जाती है वैलेंसी, फिर 0 भी जाती है लास्ट में, आपको ये पता है, क्योंकि वहाँ पर जरूरत ही नहीं होते हैं किसकी, लास्ट वाला जो होता है आपका इनर्ट गैसेज जो होती है, जिन्हें हम कहते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं जो, ठीक है, इनर्ट गैस लास्ट वाला 0 हो जाता है। जैसे 8 वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 - 8 0। सो आपको क्या करना है, 4 तक तो वैलेंस 4 तक तो आपकी क्या रहेगी, अगर वैलेंस शेल में 1 से लेकर 4 तक वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 1 है तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो 1 ही वैलेंसी, 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में तो 2 ही वैलेंसी, 3 है तो 3 वैलेंसी, 4 है तो 4 ही होगी वैलेंसी। लेकिन जैसे ही 5 होगी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो अब वैलेंसी कितनी होगी, 8 - 5 3। अगर 6 आ गए वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी कितनी होगी, 8 - 6 2। अगर 7 इलेक्ट्रॉन आ गए वैलेंस शेल में तो वैलेंसी कितनी होगी, 8 - 7 = 1। अगर 8 होगा तो 8 - 8 0, वहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है, आपको पता है, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर हाँ, तो इससे क्या पता लग रहा है, देखिए 3 पीरियड है, वेरी गुड, और 2, 8, 7 ही होगा। वे कौन है, क्लोरीन है, ऑलराइट, राइट, अच्छा ठीक है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट एंड इट्स वैलेंसी। चलिए पता लग गया हमें, ठीक है। 17th ग्रुप में है तो यही होगा, 3rd पीरियड का भी ये बोला गया है, ठीक है। चलिए अब आइए यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, जल्दी से ध्यान से सुनना आप सभी लोग। यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनको क्या कहते हैं, वो कैसा नेचर शो करते हैं, वो क्या होते हैं, आपके नॉन मेटल्स होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसे हम मेटल कहते हैं, ठीक है। जो गेन करता है उसे नॉन मेटल कहते हैं। तो गेन करेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेगा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, नॉन मेटल हो गया। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया प्रेडिक्टेड नेचर, तब मैंने आपको बताया, गिव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, इस कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है, ठीक है। अगर वो एक्स एक कंपाउंड था, ये एक्स है मान लीजिए, अच्छा ध्यान से देखना यहाँ पर, गिव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एक्स, और यहाँ पर एक वाई है, ठीक है, विद वाई कह रहा है, ठीक है, द कंपाउंड फॉर्मूला, गिव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इट इज कंबाइंड विद एन एलिमेंट वाई, जब ये वाई से कंबाइन हो जाएगा, जिसकी वैलेंसी 3 है कह रहा। देखिए ये इसकी वैलेंसी 3 है और ये कितना है, इसकी वैलेंसी 1 है, देखिए 1 दिखा दी, एक्स की वैलेंसी 1 है,
तो यहाँ पर कैसे हो क्या होता है बताइए, आप क्या लिखेंगे इस तरीके से, x3y होता है ना, x3 ये यहाँ इससे इसको इससे करते हैं, तो आप x3 नहीं लिखेंगे, पहले y लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ इस तरीके से y और x3, तो ये हमारा एक कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, क्या होगा yx3, ठीक है, कितना हो गया yx3, ये कंपाउंड हमारा फॉर्म हो गया। आइए हम फिर चलिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पर अभी जो हमने अभी भी क्या कौन सा क्वेश्चन किया था, मॉडर्न पीरियड टेबल वाला किया था, ये मैंने काफ़ी अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ा रखा है। एक बार जाइए मॉडर्न पीरियड टेबल देखना, वहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। 2-3 क्लास ले रखी है उसकी, बहुत डिटेल में समझा रखा है और काफ़ी अच्छे से आपको समझा रखा है, फिर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको क्या कह रहा था, देखिए यहाँ पर ध्यान सुनना, अगर नंबर ऑफ पीरियड्स फाइंड करना हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक आपको एलिमेंट दिया हो, पता आप पूछा हो कि इसमें ये कौन से पीरियड पे बिलोंग करता है, इस तरह की चीज़ें की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कौन से पीरियड्स में बिलोंग करता है, आपके पास कोई भी एलिमेंट हो, जैसे मैंने कह दिया आपके पास हाइड्रोजन, लिथियम, कुछ भी हो, आपने एज्यूम कर लिया कि ऑक्सीजन लीजिए, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको पहले पता होना चाहिए, कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, कितना होता है, 8 होता है एटॉमिक नंबर। अब आपसे कहेगा कि किस पीरियड पर बिलोंग करता है, सो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना है, 2,6, यस। इट हैज़ हाउ मेनी सेल्स, 2 सेल्स हैं, तो जिसके पास नंबर ऑफ सेल्स से डिसाइड कर देते हैं कि कौन सी पीरियड में बिलोंग करता है। तो इसके पास 2 पीरियड है, तो इससे क्या पता लगता है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, इससे यही पता लग रहा है क्या कि ये किस पीरियड में बिलोंग करता है, किस पीरियड में बिलोंग करता है, देखिए ये करता है सेकंड पीरियड पर, तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है कौन, मैंने आपको एग्जांपल दिया इस तरीके से, यस, ठीक है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ऐसे ही आपके पास जितने सेल, नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, के, और 2 सेल हैं, तो सेकंड पीरियड पे। अब अगर ये क्वेश्चन में पूछ जाए कि ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, यस, कौन से ग्रुप में ऑक्सीजन बिलोंग करता है, इन ऑक्सीजन बिलोंग्स टू विच ग्रुप। देखिए सर, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाना, आप लोग वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन देखना कितने हैं, ठीक है, यहाँ पर वैलेंस सेल के 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो फर्स्ट ग्रुप का, वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो सेकंड ग्रुप का, लेकिन वैलेंस सेल में जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो कौन से ग्रुप का, देखिए जब भी 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे वैलेंस सेल के अंदर, वैलेंस सेल में जैसे 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3, तो इस समय कौन सा ग्रुप कौन सा कहलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जी लिखता हूँ, जी ये है फर्स्ट ग्रुप, तो ठीक है, यहाँ तो यहाँ भी 2, यहाँ भी ठीक है, ये भी सेकंड ग्रुप, लेकिन इस केस में 10+3 कर देंगे, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। 10+3 में 13 ग्रुप का वो एलिमेंट होगा, ठीक है, जिसमें आपके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 में 10+4 14 कर लेना इस तरीके से, ठीक है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 10+4 करके 14th ग्रुप में बिलोंग करेगा, ठीक है, 13 और ये 14। इसी तरीके से यहाँ देखिए 6 है, तो वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 10+6 से पता लग जाएगा क्या कि ये 16th ग्रुप का एलिमेंट है। स्टूडेंट्स क्लियर है आपको, बस इतना ही था समझाने के लिए आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ पीरियड कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको बता दिया। चलिए जो अगला क्वेश्चन है ये आपको खुद कर रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा आपको लिखा देता हूँ यहाँ पर, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर क्या है, अच्छा, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ऑल राइट, इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट विल द लेवल ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इकोसिस्टम। थर्ड पार्ट है, वेयर विल द मैग्निफिकेशन बी मैक्सिमम। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके अंदर आपको खुद लिखना है, ये सब मैं आपको लिखा हुआ दे दूंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो इसमें आप लिखेंगे द एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल। देखिए यहाँ पर मैं लिखा दिया, ठीक है, जो भी हार्मफुल केमिकल जो भी होते हैं वो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको ले लेते हैं, ठीक है, एक्यूमुलेट करते हैं, द एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन इज कॉल्ड, क्या यहाँ पर लिखा है इसको पढ़ लेना, इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि सेकंड पूछा है क्या, सेकंड में क्या पूछा, देखिए इसका आंसर, सेकंड वाले का आंसर आप लोग यस लिखना, ठीक है, क्या लिखेंगे, यस लिखना कि विल द लेवल ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इकोसिस्टम, यस लिख देना, यस द कंसंट्रेशन ऑफ दीज हार्मफुल केमिकल विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। अभी मैं इसमें से एक क्वेश्चन आपका बनाऊंगा, देखना अभी कैसा है। थर्ड इसमें लिख देना, वेयर विल द मैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा कहां पर होगा, जो ट्रॉफिक लेवल का सबसे ऊपर वाला भाग होता है, मतलब जिसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर के बाद कौन आते हैं आपके, देखिए
प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर्स आते हैं वो वाला, मतलब सबसे टर्सरी कंज्यूमर जिस, ठीक है। और इससे हम कहते हैं क्या, यहाँ पर जो मतलब जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल होता है आपका, जो कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल होता है जिसे हम टर्सरी कंज्यूमर भी कहते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा मैग्निफिकेशन होता है, वेयर विल द मैग्निफिकेशन बी हाईएस्ट। तो ये लिखना आप लोग क्या कि बता देता हूँ आपको, देखिए, यस, इट विल बी मैक्सिमम एट द लास्ट ट्रॉपिक लेवल विच इज मोस्टली द टॉप कार्निवोरस भी कहते हैं, ठीक है। टॉप कार्निवोरस बोला जाता है इनको, ठीक है, टॉप कार्निवोरस, ठीक है। इनमें कौन कौन होते हैं, प्रोड्यूसर देन कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ही होते हैं बस ट्रॉपिक लेवल में, ओमनिवोरस जो होते हैं ये तो नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपने पढ़ा होगा इसका, इस तरीके से ये होता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जिसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है। ये ट्रॉपिक लेवल से फर्स्ट, इसके बाद आपके 1 2 3 ये एनर्जी फ्लो होती है यहाँ पर, इसको पता है आप लोगों को, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे करके 1 2 और ये 3, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया, उसके बाद प्राइमरी करके आपने पढ़ रखा है, ठीक है। क्या होता है, देखिए प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। यहाँ पर प्राइमरी होता है, यहाँ पर सेकेंडरी होता है और यहाँ पर टर्शियरी होता है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, ठीक है। कंज्यूमर, ये प्रोड्यूसर हुआ, ऊपर वाले सब कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है, जो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पर एक इसका तो आपने आंसर लिख देंगे आप लोग। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इनमें क्या होता है, कभी कभी देखिए क्वेश्चन आता है कि एनर्जी फ्लो, ठीक है, और एनर्जी कितनी लॉस हुई है, ठीक है। अगर देखिए सबसे पहले ध्यान सुनिए, यहाँ पर अगर एक कोई भी आप एनिमल लीजिए, मैंने ले लिया एनिमल, नहीं चले मैं एक काम करता हूँ, प्लांट से स्टार्ट करता हूँ, एक प्रोड्यूसर लेता हूँ, मैंने कहा प्लांट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बनेगा पक्का। यहाँ हो गया प्लांट, इसके बाद हो गया आपका मान लीजिए गोट, ठीक है। देखिए गोट ने प्लांट को खाया, अब गोट को कौन खाएगा, लायन खाएगा। तो इनमें कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस होते रहेगा, आपको पता है ना, ठीक है, ठीक है। एनर्जी में ट्रांसफर होते रहेगी, अब कैसे हो रही है ये नहीं पता। ध्यान से, इनिशियली अगर प्लांट के पास 100,000 किलो जूल की एनर्जी है, तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, एनर्जी जो होगी लायन के पास कितनी होगी। ये एनर्जी लॉस एक है टॉपिक, आपको पता है कि 10% एनर्जी लॉस हो जाती है, ठीक है, जब प्रोड्यूसर क्या करता है, इस तरीके से जब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में क्या हुआ, एनर्जी फ्लो हुआ, तो गोट के पास एनर्जी कितनी आएगी, इसकी 10% एनर्जी आएगी गोट के पास इस प्लांट की, ठीक है। फिर चाहे कोई भी हो, नेक्स्ट कंज्यूमर यहाँ भी अगर कोई भी हो, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इस वाले की 10% इसकी एनर्जी होगी। तो अभी हमें देखिए यहाँ पर प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट, ठीक है, समझे आप सभी लोग, इसका आप ध्यान देना। तो ये अगर 100 किलो जूल की 1000 किलो जूल की एनर्जी इसके पास है, तो इसके पास कितनी होगी बताएंगे आप, कितनी होगी बताइए। इसके पास होगी क्या, इसका 10% इंटू 10% कर लीजिए, 10% मतलब 10/100 कर लीजिए, कर लेना आप लोग, तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 से 2 जीरो कैंसिल, और इसके पास 100 किलो जूल की एनर्जी आ जाएगी। फिर इसका 10% यहाँ कितना, 10 किलो जूल। स्टूडेंट्स क्लियर है, तो ये ऐसे आपको निकालना है, ठीक है। और कहीं भी आपके पास क्या होगा, लायन का दिया होगा, सीधे पूछ देगा कि इस तरह से आपको दिया होगा, ठीक है। ये ट्रॉफिक लेवल एनर्जी फ्लो दिया होगा, एनर्जी फ्लो दिया होगा इन तीनों में, और आपसे पूछा होगा लायन के पास एनर्जी है 10 किलो जूल की, आपसे कहोगे प्लांट की एनर्जी कितनी होगी। तो कैसे निकालनी है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सपोज मान लीजिए 10 किलो जूल इसकी है, ठीक है, तो इसने तो ली इससे, तो इसका 10% यही था। सो लेट गोट हैव X% ऑफ एनर्जी, ठीक है। गोट हैव यहाँ पर X किलो जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है, X किलो जूल एनर्जी थी, तो इसका 10%, तो X इंटू 10% कौन था, किसको मिला, प्लांट को मिला, ठीक है। X इंटू 10% किसको मिला, लायन को, सॉरी लायन को मिला, तो जो कि लायन के पास कितनी है 10, सो X इंटू 10/100 करके 0 से 0, और देखिए ये आ गया X इक्वल टू 100 किलो जूल। तो यहाँ से पता लग गया हमें कि यस इसके पास कितनी थी, मतलब देखिए सिंपल सा है, वहाँ को 0 लेस हो रहा है, इधर को 0 बढ़ाते जाना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन शो कराना इस तरीके से कि ऐसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ऐसे एनर्जी जा रही है, ठीक है। सो 100 किलो जूल इसके पास, फिर से ऐसे ही करना, यहाँ पर 1000 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, आई होप कि क्लियर होगा। यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, मैं भी बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आ जाइए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मिस मत करना, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पेपर में आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है। व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड,
ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 अब सब्सटेंस विद फ्रूटी स्मेल इज प्रोड्यूस, आंसर द फॉलोइंग। ये आपको पता है अच्छे से कौन है, एक एस्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है, सेट द क्लास ऑफ कंपाउंड टू विच द फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड बिलोंग्स, ठीक है, एस्टर। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब देखिए एक है इथेनॉल आपका, दूसरा कौन है, इथेनोइक एसिड है। तो एक काम कर लेते हैं, चलो इथेनोइक एसिड लिख देते हैं पहले, CH3COOH, मैथ एथ इथेनोइक। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, C डबल बॉन्ड OH। ये कौन है आपका फंक्शनल ग्रुप है जिसका सफिक्स क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, ओइक होता है, ठीक है। इसको आप देखिए किससे कराना है, C2H5OH या फिर CH3CH2OH लिख लीजिए, लो करा दिया रिएक्ट। अब देखिए यहाँ पर इसको इन द प्रेजेंस ऑफ, ये ध्यान देना यहाँ पर लिखना है ऐसे कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या होगा इससे, ध्यान सुनना, देखिए यहां से क्या होगा, वाटर का रिमूवल होने लग जाता है, ठीक है। जब ये कंबाइंड होंगे तो वाटर रिमूव कर लीजिए इसमें से, ये एक H और एक इस तरह से ये OH, तो CH3COO C2H5। ये आप ध्यान देना है, CH3COO इस तरह से CH3COO, और जो भी आपके पास फिर क्या है CH2CH3 लिख सकते हैं, CH2CH3 करके, ठीक है, या तो C2H5 लिख लेना, CH2CH3। अब कौन हुआ रिमूव, H2O, इसका आप ध्यान। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस, क्वेश्चन पूछा सकता है। इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं एस्टेरिफिकेशन कहते हैं, और ये होता है इथाइल इथेनोएट। ऑलराइट, इसका ध्यान देना, ये पूछा आपसे अभी इसके बाद की राइट द केमिकल नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसका केमिकल नेम बताइए। होने को तो एस्टर हुआ, वैसे क्या है, इथाइल इथेनोएट, ठीक है, वो क्या हो गया, वाटर हो गया। अच्छा, जो यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है, स्टेट द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इन दिस रिएक्शन। क्या कर रहा है, मतलब वाटर रिमूव कर रहा है। वाटर रिमूव मतलब क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। तो ध्यान सुनना, ये क्या, सॉरी यहाँ पर देखना क्या है, ये इट एक्ट्स एज, सो कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेट मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर का रिमूवल कर रहा है यहाँ से, ठीक है, -2 कर लीजिए, समझ जाएंगे। तो H2SO4 acts as a dehydrating agent, act as a dehydrating agent लिख लेना, ठीक है। चलिए इस पे अब हम करते हैं, और कुछ बताया इसमें, बचा इसमें नहीं, तो इसके प्रोसेस का नाम क्या है, एस्टेरिफिकेशन भी है, ठीक है, ये पूछा सकता है, आप लिख लेना एस्टेरिफिकेशन। और कंसिडर H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, जो कि वाटर को रिमूव करता है। अब देखिए इसमें क्या है, यस, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, इसको प्लीज़ आप लोग कर लेना, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग इसको भी तैयार कर लेना, ये बहुत सिंपल है, ऐसी चीज़ें बहुत सिंपल डायग्राम है इनका। आइए, ये देखिए, ये क्वेश्चन कर लेना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है, 3 मार्क्स में बनेगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा यहाँ पर है नहीं टॉपिक अभी साइंस के अंदर, आपको पता है अच्छे से। सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो आपको बता भी रखें कि यस इन्हीं में से आएगा टाइप का, जैसे कि आपको पता है जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं हमारे और जो आने वाले हैं, ठीक है। तो कोर्स कम है तो हिसाब से तो यही क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि आपको मैंने बताया, ये डेफिनेटली जो मेंडल वाला है, पी प्लांट वाला, वो तो आना ही आना है, आपको श्योर है, जो चीज़ श्योर है आनी है तो उसको क्यों नहीं पढ़ लेते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी कर लेना, इसमें क्या प्रॉब्लम है, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहेगा तो बता देना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रॉ 2 फील्ड लाइंस अराउंड, ये सेकंड पार्ट है कि 2 फील्ड लाइन बनानी है मैग्नेट के अराउंड, मतलब आपको दिखाना है कि मैग्नेट में कैसे मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल कर रही है इस तरीके से। थर्ड बताना है कि कोई भी 2 प्रॉपर्टीज कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कोई भी 2 प्रॉपर्टी बता दीजिए। तो क्या होता है, देखिए आपको पता है पहले बार मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखिए ये जो स्पेस होता है ना मैग्नेट के अराउंड, ठीक है, मैग्नेट के अराउंड एक स्पेस, मैग्नेट के अराउंड कुछ स्पेस होगा जहां पर क्या होता है, जिसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये क्या होता है, डिटेक्ट होता है मैग्नेट के कारण, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल सा लिखा गया, आप इसको पढ़ लेना। ये क्या है, देखिए द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, ठीक है, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के अराउंड जो भी स्पेस होता है जिसमें कि क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ड्यू टू द मैग्नेट इज डिटेक्टेड इज कॉल्ड क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये आप लिख लेना इसमें। सेकंड चीज क्या रहा है इसमें, ड्रॉ बनाना, ड्रॉ कर लीजिए, कौन सी बड़ी चीज है, लीजिए ड्रॉ करना कोई बड़ी चीज़ है क्या। यहाँ पर देखिए आपको पता है कि हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है नॉर्थ से साउथ चलती है, ठीक है। सपोज इफ आई टेक दिस वन नॉर्थ, नाउ द फील्ड लाइंस ट्रेवल्स फ्रॉम, ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड देन ट्रेवल टू साउथ, ठीक है, आपको पता है ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ ट्रेवल टू साउथ, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ इस तरीके से, ये गया नॉर्थ से ये साउथ है,
ठीक है। और आपको एक चीज़ और पता है इसमें क्या, जितना दूर जाते रहेंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वीकर होते जाएंगे। मतलब इस तरीके से ये देखिए, क्लोज होंगी तो स्ट्रांग होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितना दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो क्या होंगी, वीकर हो जाएंगे, ठीक है, बहुत मतलब स्ट्रांग नहीं होंगी, बहुत वीक हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अगर जा रही है देखिए, तो ये आपको बनानी है इसमें ऐसे तरीके से। अब आपको एरो भी दिखाना है, नॉर्थ से साउथ गया, ये देखिए यहाँ से यहाँ गया। अब ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ है उसमें लिखा है कि लिस्ट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बता दीजिए, एक तो ये बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए कभी इंटरसेक्ट नहीं करती आपस में, ठीक है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी की। दूसरी ये बता देना कि हमेशा ओरिजिनेट कहाँ से होती है, नॉर्थ से, और कहाँ जाती है, साउथ एंड पर चले जाती है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर लिखना कि क्या लिखेंगे, देखिए इस तरह से लिखना कि फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट द साउथ पोल, बस ये दो प्रॉपर्टी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। देखिए यस, आइए अब ये क्वेश्चन आप तो कर ही लेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट इसको भी कर लीजिए, फिर हम कल फिर आते हैं आपके सामने, ठीक है, और भी अच्छे टॉपिक्स लेकर। आप मुझे बता देना सर ये पढ़ा दीजिए अब। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर, व्हाट विल हैपन इफ अ बार मैग्नेट इज। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बार मैग्नेट को पुश किया, ठीक है, किसके अलोंग, कॉइल के अलोंग, तो क्या होगा, गैल्वेट एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस जाएगी ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उससे क्या होगा, गैल्वेटर में डिफ्लेक्शन शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक करंट विल बी इंड्यूस इन द कॉइल ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर कह सकते हैं ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, आपकी मर्जी जो लिखना है। उससे क्या होगा, गैल्वेटर में डिफ्लेक्शन शो होगा। अब देखिए दूसरी चीज है कि विड्रॉ फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, कॉइल से निकाला गया, विड्रॉ किया, तब क्या होगा, अगेन इंड्यूस तो होगी करंट, बट यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में जो करंट है, ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में आपको शो होगी। मतलब इस तरीके से यहाँ पर ध्यान सुनिए, करंट जो भी इंड्यूस होगी, डिफ्लेक्शन होगा तो अपोजिट होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है अगेन करंट विल बी इंड्यूस इन द कॉपर वायर ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बट दिस टाइम द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी रिवर्स्ड। देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी रिवर्स्ड, ठीक है, इन गैल्वेनोमीटर। सेकंड चीज, अगर और कॉइल जो है, नहीं मैग्नेट जो है सिर्फ स्टेशनरी है, मतलब हेल्ड है, रुका हुआ है, मूव भी नहीं कराया है, कॉइल के अंदर रख दिया, बस हो गया, इस तरीके से, ठीक है। इसमें नो, यहाँ पर लिखा है हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल के अंदर अगर रख दिया खाली, तब क्या होगा, नो करंट विल फ्लो, नो डिफ्लेक्शन विल शो बाय अ गैल्वेनोमीटर। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नो करंट इज इंड्यूस्ड एंड देयरफॉर देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो बस यही है, इन सबको आप फटाफट पढ़ लीजिए, और कुछ नहीं है, साइंस में थ्योरी है सब। सो मैथमेटिक्स तो आपने देख लिया, हमने कितने आराम से और कितने मजे से हमने इतना सब कुछ कोर्स में आपको करा दिया है। सो साइंस भी आई होप कि आपका अच्छा ही जाएगा, इतने ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें भी, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, और थ्योरेटिकल पार्ट है, फटाफट कर लीजिए, उसको समझ लीजिए और अपने मन से लिख कर आइए, ठीक है। जो पढ़ा है वो लिख कर आइए, थ्योरेटिकल पार्ट है तो अपने मन से ही लिखना पड़ेगा ना। न्यूमेरिकल जो पार्ट है मैं आपको यहाँ पर करा ही रहा हूँ, न्यूमेरिकल मैंने करवा ही दिया, और थ्योरी में मैंने आज आपको थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश कर ही दी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सभी लोग एक बार शेयर कर दें इस क्लास को, जितना पॉसिबल सके अपने अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचा दें अभी, क्योंकि जैसी टर्म 2 फिनिश होगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम मिलेगा आप लोगों को, रेस्ट मिलेगा, आराम से रेस्ट करिएगा, और उसके बाद हम 11th की मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करेंगे आप, ठीक है, आराम से। और एक बार मुझे अभी आप सब बता दीजिए कि आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है, प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए क्या स्कोर रहा आपका, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।